हेलो ब्रूनो, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ। कौन कौन सा, और एक चीज मैं बता दूं, पूरी यूट्यूब पर आप जाके देख लीजिए, खोज लीजिएगा, ऐसा वीडियोज नहीं मिलेगा। इसमें क्या क्या कंप्लीट करूंगा, क्या क्या नहीं, सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। यानी 100 के 100 नंबर की पूरी तैयारी आपको आज करा दूंगा। अगर अभी तक आपने हिंदी नहीं पढ़ा है या पढ़े हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। टाइम काफी ज्यादा लगेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, बहुविकल्पी 45 से 50 क्वेश्चन रहेगा, आपका गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं सिखाया जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको संधि विच्छेद बताया जाएगा, शब्दों में अंतर बताया जाएगा, रस छंद अलंकार बताया जाएगा, निबंध बताया जाएगा, और प्रार्थना पत्र लिखना बताया जाएगा। यानी कि सब कुछ जितना बताया जा सकता है सब कुछ आज के वीडियो में बता दूंगा कंप्लीट। तो भाई क्लास 12th के लिए है स्पेशल, ठीक है। 10th वाले के लिए ये नहीं है। तो क्लास 12th हिंदी 100 नंबर आज के इस वीडियो में मैं पक्का कराऊंगा, कंफर्म कराऊंगा पूरे यूट्यूब पर। ऐसा वीडियोज आपको नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। पूरा कंप्लीट आज अभी देखो। जी हाँ, पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर अब आपके पास टाइम है तभी बैठो, नहीं तो अभी मत देखो। और देखना जब भी, इसको लास्ट तक देखना, ये वार्निंग है आपके लिए। यही से आएगा पूरा के पूरा कंप्लीट मात्र एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में, ओनली वन वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर गद्यांश नहीं आता, पद्यांश नहीं आता, और संस्कृत में अर्थ नहीं लिखने नहीं आता, मैं ये दावे और गारंटी के साथ कहता हूँ, आज के वीडियो के बाद आप गद्यांश का अर्थ लिख लेंगे, पद्यांश का, और संस्कृत में, क्योंकि वो ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक के साथ रहेगा। तो लास्ट तक आपको देखना बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही से आएगा। इसके बाद वीडियो नहीं देखना है आपको, मैं ये दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूँ। क्लियर? तो चलो बता दूं क्या क्या आप आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखो, हिंदी कक्षा 12 आपको हिंदी साहित्य बहुविकल्पी, यहाँ से आपको 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और ये चीज मेरे पास पेपर भी है, पेपर के बारे में भी कुछ चर्चा करूंगा, क्या क्या है, कैसे कैसे है ना। तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में 5-5 नंबर का आता है, 10 नंबर का टोटल आता है, तो 10 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें 40 से 45 क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। हिंदी गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, बहुत लोग ये गड़बड़ी करते हैं। और टोटल कितने नंबर का आता है भैया? 10 नंबर का। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आपका तो एकदम आसान हो जाएगा। सेम टू सेम लिख के आना, अगर अभी तक आपने हिंदी किताब नहीं पढ़ा ना, फिर भी लिख के आओगे। पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ बता दूंगा, ठीक है। लेखक का साहित्यिक परिचय कौन इंपॉर्टेंट है, कवि का साहित्यिक परिचय कौन इंपॉर्टेंट है, तो 3-3 बता दूंगा। टोटल 6 या 5 से 6 बताऊंगा कि कौन आपको पढ़ना है और किस प्रकार से लिखना है आपको। साथ साथ में ये भी लिखू बताऊंगा, तो क्योंकि साहित्यिक परिचय है ना, इस तरह से। क्लियर? आगे देखो, ये आपको बता दिया गया होगा, चाहे ध्रुव यात्रा या बहादुर या पंचलाइट या लाठी, ये जो है यूपी बोर्ड के लिए स्टेट वाइज बटर आता है। आपके स्कूल में बताया गया होगा, ये तो कन्फर्म आता है, आता ही आता है, ये तो कन्फर्म है, कोई रोक ही नहीं सकता इसको, है ना। तो आता ही आता है, तो बिना देखे जाके चुपचाप 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, बिना कुछ प्रयास किए। लेकिन कैसे इसको तैयार किया जाएगा, इसका वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, है ना। ठीक है, इस पे और इस पे वाला है। श्रवण कुमार, त्यागपति, रश्मरसी, इसमें से सिर्फ एक करना होता है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज पता हो गया होगा कौन सा करना होता है। तो आप प्लीज जाके कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए, मेरा वेट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा हूँ ना जो बताता हूँ, दूसरे का जाके वीडियो देख लो इसका, जो नहीं बताया हूँ। ठीक है, जो बताता हूँ दावे के साथ, गारंटी के साथ बताता हूँ, सिखा के मानूंगा यार। देखो, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। गद्यांश का कैसे किया जाता है, इसका वीडियो आएगा। श्लोकों में से संदर्भ सहित अनुवाद कर रहे हैं, इसका वीडियो आज और अभी बताऊंगा। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 ही बताऊंगा, और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा चला आ रहा है। ठीक है, और क्या रहेगा, संधि विच्छेद बताऊंगा, शब्द अर्थ बताऊंगा, और एक शब्द के 2 अर्थ बताऊंगा, शब्दों के 1 अर्थ बताऊंगा, कैसे लिखना है इसको भी साथ साथ में बताऊंगा आपको कि रस कौन कौन सा पढ़ना है, छंद कौन कौन सा पढ़ना है, और अलंकार कौन कौन से पढ़ना है, कैसे लिखना है, ये भी साथ में बताऊंगा, क्योंकि 2-2 नंबर का रहेगा भाई। प्रार्थना पत्र जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और कोई भी प्रार्थना पत्र आ जाए ना, सेम वैसे लिख देना जैसे अभी आज मैं बताने वाला हूँ, तो ये 6 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। लास्ट और फाइनल है निबंध, ये 9 नंबर का आता है। कितने हेडिंग होने चाहिए, कितने पेज होने चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज कोई नहीं बताता।
तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ये दावे के साथ कहता हूं, आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक एक चीज स्टार्ट करता हूं और बने रहना धैर्यता के साथ, क्योंकि जब भागोगे तो फिर भागोगे भाई, क्या कर सकता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें सिर्फ वही लिखा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 45 क्वेश्चन तक बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। एक वीडियो और लाऊंगा, वो सिर्फ 10 क्वेश्चन का रहेगा, उसको जरूर देख लेना बस प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट। इसमें तो सिर्फ 45 क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन ध्यान से देखना। जो आपको नहीं आता रहेगा वही आपको लिखना है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे डाल दूंगा इसको। क्लियर। एक एक चीज ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना। देखो, ब्राह्मण पत्र के संपादक है, तो ब्राह्मण पत्र के तो कोई ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। अब ब्राह्मण होगा, कैसे याद करेंगे इसको, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अब देखो, ये एक चीज मैं बता रहा हूं, 1 मिनट लिख लूं फिर। प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, पहली बात देखेंगे ब्राह्मण कौन है, तो देख ले, ब्राह्मण मिश्र है, ब्राह्मण मिल गए। वैसे तो 4 विकल्प रहेगा, तो चारों ब्राह्मण ही दिए होंगे, क्योंकि ऐसा दिया जाता है कि लगता है सारे ही हैं। तो देखो, प्रताप नाम से क्या लग रहा है, प्रताप रित्र, कुछ मतलब अजीब सा और बड़ा सा हो रहा है ना। तो अब समझ जाइए कि ब्राह्मण प्रताप ऐसे करिएगा। या नारायण, नारायण भगवान का नाम होता है, तो यानी ब्राह्मण जो है भगवान के ऐसे कुछ करके होगा। तो ये चीज याद कर लेना ऐसे, क्योंकि मैं सेम ऐसे ही याद करता था। जैसे इसमें आनंद कादम्बनी के संपादक, अब देखो आनंद कादम्बनी कौन है, बद्री नारायण चौधरी। याद कीजिए, बद्री नारायण। अब देखिए, अभी 1 मिनट में बता रहा हूं। आपके गांव में बद्री नाम से कोई ना कोई जो होगा वो, अब वो उसको समझ लीजिएगा। अच्छा, उसका मतलब वो लिखे थे आनंद कादम्बनी, अच्छा ये चीज है, ठीक है। ऐसे याद किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी कौन है, इंसा अल्लाह खां। और मुझे उम्मीद है याद भी करते होंगे आप लोग। जल्दी जल्दी चलता हूँ, क्योंकि बहुत चीजें कवर करना है आज की इस वीडियो में। बहुत बड़ा वीडियो, मेरे लाइफ का हिंदी में सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। पूरे लाइफ का बता रहा हूँ, अभी तक ऐसा वीडियो बड़ा, इतना बड़ा नहीं बनाया हूँ कि सब कुछ कंप्लीट किया हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया हूँ, आज पहली बार। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, बताइएगा। चौथा है, क्या भूलूं किस विधा की है, आत्मकथा की है। किसकी है, आत्मकथा विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं है। तितली उपन्यास, तितली किसका है, तितली किसका है, किसका है तितली, तितली उड़ने वाला किसका है, जयशंकर प्रसाद। बहुत ज्यादा मशहूर है, इनका बहुत ज्यादा है, अभी इनका बहुत बार नाम भी आएगा। जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई, कुछ ना कुछ तो जरूर इनसे रिलेटेड। जैसे कामायनी हो गया, यही लिखे थे जयशंकर प्रसाद, इनके नाम से ट्रेंड सब चलता है, कामायनी के नाम से, है ना। तो वही इसी नाम पड़ा था। सरस्वती पत्रिका के संपादक है। अब सरस्वती, माँ सरस्वती, अब समझ जाइए कौन होगा, यानी कुछ बड़ा ही होगा नाम सरस्वती से, है ना। अब देखिए यार, याद करने का ये लॉजिक होता है, ये ट्रिक होता है, ठीक है। तो कौन है, आचार्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास का है, परीक्षा गुरु है। क्या है, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट आपका आवारा मसीहा के लेखक, आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है भैया, विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा, अब देखिए आवारा मसीहा लग रहा है 2 नाम है, तो देखो विष्णु प्रभाकर लग रहा है 2 नाम है, तो ऐसे याद किया जाता है, ये एक ट्रिक है एक प्रकार से, है ना। देखो, निम्न में से नाटककार है, यानी 4 विकल्प रहेगा, तो उसमें नाटककार कौन है, मोहन राकेश। देखो, अब देखो ध्यान से, मोहन राकेश लग रहा है 2 नाम है, जी हाँ 2 नाम, मोहन हो गए और राकेश, तो निम्न में से नाटककार क्या है, मोहन राकेश, ठीक है। याद करने का ये ट्रिक है, और इसको समझिए, आपके गांव में मोहन राकेश होंगे ही, समझा देना। ये दोनों दोस्त हैं, किसके, बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, यानी इधर उधर भटकते हैं, नाटक करते हैं, कहीं रोल लेते हैं कोई ना कोई, है ना। अगला है कल्पलता, क्या, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक है। कल्पलता किसके लेखक है, कौन लिखा है इसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कल्पलता के लेखक हैं। रसज्ञ रंजन किसका है, किसका है रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी।
अब देखो द्विवेदी द्विवेदी दोनों है, लेकिन ये हजारी प्रसाद है और रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको याद करने में इजी होगा, आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट, काशी नागरी प्रचारणी सभा की के संस्थापक थे। कौन है? कौन है? बाबू, कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। भैया कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। क्लियर, समझ आया? कोई दिक्कत? चिंतामणि, अब चिंतामणि दे सुनने से ही चिंता होने लग गया था क्या? चिंतामणि, तो चिंतामणि जो होता है, कैसे चिंता दूर होगा? भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम जैसे रामचंद्र, याद करने का लॉजिक है, याद किया जाता है ऐसे भैया। अब इसमें कोई शर्माना नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई बताता भी नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे याद किया जाता, मैं ऐसे याद करता था। जैसे चिंता हो जाता है, किसका नाम लेते हैं? राम का। भगवान का नाम लेते हैं कि कोई कहीं चिंता में पड़ जाते हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, या अभी जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो भगवान का नाम लेते हुए जाओ, क्योंकि चिंता है। तो ठीक है ना, तो समझ आ गया ना, ऐसे याद किया जाता है। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है, बाल कृष्ण भट्ट। आई होप आपको 14 क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में चलो। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? भारतेंदु जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कवि वचन सुधा के पत्रिका के संपादक है। निंदा रस रचना है, किसका है? निंदा रस रचना किसका है? हरिशंकर परसाई का। हरिशंकर परसाई का निंदा रस की रचना है। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं, बताइएगा। भाषा और आधुनिकता, भाई ये तो आता होगा आपको, प्रोफेसर जी है ना सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी। याद करने का लॉजिक है, याद करने का ट्रिक है, जो भी मान लो आप लोग। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। अब जनक माने जाते हैं, कुछ बड़ा ही नाम होगा। कौन नाम होगा? फिर से राम कुमार, राम भगवान का नाम यहाँ से भी आ गया, तो राम कुमार वर्मा। अच्छा कैसे करेंगे? देखो राम आगे भगवान आगे ना, तो देखो कैसे हिंदी एकांकी के जनक यानी कोई बड़ा होगा, राम कुमार वर्मा। समझ आ गया ना? इस प्रकार से याद करने का लॉजिक है, ट्रिक है। कुछ भी किसी को कुछ बना लीजिए, बना लीजिए, कुछ भी बना लो, बस याद होना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा पथ विधा की दृष्टि से है। विधा की दृष्टि है, किसकी, कौन सी विधा की दृष्टि है? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह जो है राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होना चाहिए यार। नेक्स्ट आपका सदल मिश्र की रचना है, क्या है? नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। नासिकेतोपाख्यान क्या है? सदल मिश्र की रचना है। नेक्स्ट आपका स्कंदगुप्त, क्या स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं? कौन है? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, कौन है? जयशंकर जी हैं। जयशंकर, बहुत नाम इनका आता है भाई। अभी देखो कितना आएगा, अभी कामायनी तो बचा ही है। देखो परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु के लेखक हैं कौन? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्री निवास दास। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे? परीक्षा गुरु, अब समझ लीजिए, समझ लो कि परीक्षा के गुरु कौन है? श्री निवास दास। निवास, समझ आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? निवास दास। मेरी असफलताएं रचना की विधा है। कौन सी रचना की विधा है? आत्मकथा। आत्मकथा रचना की विधा है। मेरी सफलताएं जो हैं वो आत्मकथा रचना की विधा है। नेक्स्ट आपका सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग। कौन से युग के? द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की है? किसका है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन विधा की रचना है। नेक्स्ट है, और इस पेज का लास्ट है, प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? प्रज्ञ। और मैं जानता हूं कि बहुत लोग बोर होकर चले जाएंगे, चले जाओ, लेकिन ये मौका आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा बाद में, समझ लेना आप लोग, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। चलो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए जी, आ गए क्वेश्चन नंबर 27 पे। तार सप्तक अज्ञेय का प्रकाशन वर्ष है, कब है? सन
1943 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक अज्ञेय का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। ठीक है, मैं ना ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, चलो। साकेत महाकाव्य के रचनाकार है, बताओ साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है। साहित्य लहरी के रचयिता, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। कौन है? सूरदास। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है भैया? सूरदास हैं। फिर से देखिए, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास है। कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि है? कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि कौन है? अज्ञेय है। कौन है भैया? अज्ञेय। नेक्स्ट आपका रीति मुक्त काव्य की रचना की है, किसने किया है? ये पूछा है, किसने? अज्ञेय ने किया है। किसने? अज्ञेय। ठीक है, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत, क्या परेशानी? नहीं। तो इसको किसने किया है? रीति मुक्त। इसीलिए मैं कहता हूँ घनानंद। और आपको बताना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो तार सप्तक के। अब बताइए फिर से, देखो कितनी नाव में कितनी बार रचना के कवि अज्ञेय है, और तार सप्तक के संपादक कौन है? वही कौन? अज्ञेय जी हैं। कामायनी महाकाव्य की रचयिता है, फिर से आ गया, कौन है? जयशंकर जी हैं। जयशंकर, बहुत बार पूछा गया भाई ये। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट आपका सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर? ध्यान दीजिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। इसको नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। किस पे मिला है? चिदम्बरा पे। चिदम्बरा पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अभी एक और आएगा सुमित्रानंदन पंत जी से क्वेश्चन रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है भाई, मैं बता दे रहा हूँ बार बार। ठीक है। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी। और कामायनी महाकाव्य सर्गों की संख्या कितनी होती है? 15 होता है। कितना होता है भैया? 15 होता है। ठीक है, हिंदी में लिखना लिखा रहेगा उस वहां पर 15, तो वही टिक मार देना। नेक्स्ट है आपका उर्वशी के रचनाकार है। उर्वशी के रचनाकार है कौन? श्री रामधारी सिंह दिनकर। श्री रामधारी सिंह दिनकर है। श्री रामधारी सिंह दिनकर क्या है? उर्वशी के रचनाकार हैं। यामा रचना है, किसका रचना है? यामा किसका रचना है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का रचना क्या है? यामा। ठीक है। अगला है विनय पत्रिका के रचयिता है। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसीदास, तुलसीदास जी विनय पत्रिका के रचयिता हैं। नेक्स्ट आपका गंगावतरण के रचयिता है। गंगावतरण के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास। कौन है? जगन्नाथ दास। रत्नाकर भी कहा जाता है, रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। आई होप आपको 39 यानी 39 तक आ गया होगा। चलो 40 देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो जी, आ गया। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1959। क्या है? सन 1959 है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था? बताइएगा, किस पे मिला था? उर्वशी पर। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद कर लो भाई। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसे माना जाता है? सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया किसने दिया था? किसने दिया? आचार्य ने दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृत पर मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कृत पर मिला? कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। कला और बूढ़ा चांद पे सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अज्ञेय की रचना है, क्या है? हरी घास। हरी घास पर क्षण भर। कोई भी रचना आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना 45 रखता हूँ हिंदी गद्य और पद्य से। लेकिन रुको रुको, सब्र करो, अभी आपको सिर्फ बहुविकल्पी बताया हूँ। अब हिंदी गद्यांश में बढ़ते हैं। हिंदी गद्यांश का अर्थ कैसे लिखते हैं, फिर हिंदी पद्यांश का, सब कुछ खत्म करूंगा। बस घबराओ नहीं, बने रहो लास्ट तक। चलो देखते हैं। देखो, देख के घबराना नहीं चाहिए, कुछ भी चीज देख के घबराना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए? तुम
कुछ तो करना चाहिए। अभी देखो, अब देखिएगा ध्यान से इसको, ये देख के घबराओ नहीं। क्या इसको पढ़ना स्टार्ट कर दे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो एक एक चीज समझाता हूँ, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से। ये है क्वेश्चन पेपर, इसमें क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का सारा क्वेश्चन है। 2 नंबर का 2 नंबर का खा, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर के। बस इतना ही लिखना है कि मुझे जिससे कि पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाए, ना कि 1.5 नंबर। पूरा नंबर चाहिए। क्या लिखने पर, कैसे लिखने पर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है, मैं इसको पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करूंगा? जी नहीं, टाइम मत बर्बाद करना, इसको मत पढ़ना। मैं बार बार कह रहा हूं इसको मत पढ़ना यार, क्योंकि पढ़ने से नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की तरफ चलना है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया। अब हम देखेंगे, अब देखिए इसे सबसे इसमें कठिन या अनोखी सबसे अलग चीज क्या आपको दिख रहा है? सही सी बताना मन से। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ, देखो तादाद में जो है थोड़ा कठिन दिख रहा है, थोड़ा अलग दिख रहा है, सबसे विपरीत दिख रहा है ना। अब हम देखेंगे इसको, शुरू से पढ़ेंगे। शुरू से पढ़ेंगे क्या मतलब? मुझे सिर्फ यही खोजना है तादाद में, कुछ पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल मत पढ़ना। तादाद में जहां मिल जाए वहीं रुक जाना। चलो पढ़ते हैं। जन कब, हाँ मिल गया तादाद में। चलो और देखते हैं। और आप अगर देखते रहेंगे ना तो कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं मिलने वाला। यहां तक है, जबकि कहीं आपको मिला नहीं मिला, ठीक है? अब देखो तादाद में मिल गया। अब चलो यहाँ तो थोड़ा टिक कर देते हैं, और पेपर पे मत टिक लगाना बिल्कुल भी। देखो अब देखिए यहाँ से, यहाँ ये तो खत्म हो रहा है तादाद में। चलो थोड़ा ऊपर से, यहाँ से ये स्टार्ट हो। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया। क्या? राष्ट्रीय भूमि ने क्या प्राप्त किया? तादाद में। क्या करके? भूमि के साथ। देखो सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ, भूमि के साथ क्या प्राप्त किया? तादाद में प्राप्त किया। आ गया, बस यही लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा भाई, इतना इजी होता है। हाँ लिखो, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ तादाद में प्राप्त हुआ। भाई राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है ना, तो किसने न किया? नहीं, तादाद में प्राप्त किया। किसने? सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ रह के, भूमि के साथ रह के तादाद में प्राप्त किया। 2 नंबर इजली, मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ, कोई नहीं, किसी की औकात नहीं नंबर आपका काट दे, है ना? देखो क्या है पहले का आंसर, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादाद में पे प्राप्त किया। बहुत इजी है यार, पहले तय रहेगा फिर मैं रहेगा, ठीक है? आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है? अब देखिए पहला का आंसर आ गया, कोई दिक्कत? 2 नंबर आपका इतना इजी मिल जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी सोची भी ना होगी। चलो जी, पहला हो गया, 2 नंबर कन्फर्म है आपका, हो गया। ऐसे ही रहता है भाई, इससे अलग नहीं आएगा, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है? राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर रहेगा, इसमें कह रहा है जीवन कब तक अमर रहेगा, ये चीज आपको बताना है। अब इसमें रहेगा राष्ट्रीय जन का जीवन, सबसे अलग क्या दिख रहा है? जीवन। अब इसमें हम खोजेंगे जीवन कहाँ है, जीवन कहाँ है। चलो ऊपर से पढ़ेंगे क्या? नहीं, मुझे जीवन सिर्फ खोजना है। जीवन मिल जा, जीवन मिल जा, जीवन, ये यो जीवन मुझे मिल गया, इसका नीचे अंडरलाइन पूरा है, ये जीवन है, मिल गया जीवन। थोड़ा सा टिक कर देंगे, इसको आपको समझाने के लिए, आपको नहीं करना है। अब पूछा है जीवन कब तक अमर रहेगा, ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, नहीं है ना, है पे तो खत्म हो जाता है। चलो देखते हैं इसका स्टार्ट कहाँ है। यहाँ तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। कब तक? अभी तो मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया। क्या इसका आंसर मिल पाया आपको? नहीं, इसे पूछे कब तक रहेगा। चलो यहाँ से मुझे तो नहीं मिला, पीछे नहीं जाएंगे, आगे ही बढ़ेंगे सर। चलो इसके आगे हाँ कहाँ है? ये यहाँ पर है। देखो, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जीवन भी अमर रहेगा। इसमें से कुछ उड़ा दो और कुछ लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या? कुछ उड़ा दो और कुछ लिख दो। कैसे करेंगे? देखो लिखेंगे क्या ना, देखो जब तक सूर्य की प्रातः किरणें, रश्मियां मतलब सुबह सुबह जो प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह जो किरणें अमृत से भरती रहेंगी। लिखोगे क्या? जब तक सूर्य की किरणें प्रातः काल में अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या रहेगा? अमर रहेगा। सेम चीज लिखना है, उम्मीद है आ रहा होगा आपको। देखो जी, देखो जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातः काल इस संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक यह राष्ट्रीय जन का जीवन अमर रहेगा। तब तक जीवन क्या रहेगा? अमर रहेगा। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट आपका, ठीक है। जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है? अब मुझे सबसे अलग क्या दिख गया? सतत प्रवाही।
चलो अब इसमें हम क्या खोजेंगे, सतत प्रवाही कहाँ पर है, ऊपर से खोजेंगे, जब भी खोजेंगे ऊपर से, क्योंकि बीच से खोजेंगे नहीं मिलेगा, फिर हो सकता है ऊपर ही हो, इसलिए स्टार्टिंग के फटाफट देखो सतत प्रवाही कहाँ है। चलो सतत प्रवाही, सतत प्रवाही, सतत प्रवाही पढ़ते रहेंगे, मन में नाम लेते रहेंगे, क्योंकि मुझे सतत प्रवाही देखना है। यहाँ पर लाइन में नहीं है, ये यहाँ देखो मुझे मिल गया क्या, जन का सतत प्रवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। इसमें पूछा क्या है, जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है, मिल तो गया, किसके समान है, नदी के समान है यार। देखो लिख देखो, यहाँ से लिखकर यहाँ तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं काटेगा, 2 नंबर बहुत आसान से मिल जा रहा है। क्या है, जन का सतत प्रवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, यही चीज आपको लिखना है, या समान है या तरह है लिख सकते हो। देख लो मैं लिखा हूँ, क्योंकि पहले से लिख देता हूँ, राइटिंग मेरा वैसे भी अच्छा नहीं है ना, और टाइम बहुत ज़्यादा आपका लग जाएगा, फिर मुझे ये बनाने में भाई बहुत टाइम लग रहा है, 1-2 दिन से कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको डेली वीडियो भी देना पड़ता है, इसके साथ में ये भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था मैं, वीडियो भी किसी दिन ना रुके, और इसको भी एक दिन मिल जाए तो आपको पूरा चांदी मिल जाएगा एक प्रकार से, है ना। देखो जन का सतत प्रवाही जीवन नदी के प्रवाह के समान गतिशील है, यानी चल रहा है ना, समझ आ गया। चलो जी, अब तीसरे का भी आपको 2 नंबर यहाँ मिला, 2 नंबर यहाँ मिल गया। अभी देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करो, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कैसे होगा व्याख्या, देखो ध्यान से। अब कहाँ से करेंगे व्याख्या, कैसे करेंगे, मतलब रेखांकित, मतलब जिसके नीचे रेखा खींचा गया उसी का व्याख्या करना है। चलो देखेंगे कहाँ रेखा खींचा है, और ये भैया ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा खींचा गया है, देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा खींचा है, क्या सबका लिखेंगे, जी हाँ सबका लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, रटना पड़ेगा, नहीं यार जो लिखा है ना उसी में से कुछ लिख दो कुछ उड़ा दो, मतलब क्या है इसका मैं बताता हूँ। देखो क्या है, पहले इसको पढ़ेंगे, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं। देखो इसको लिखेंगे कैसे, कि जब तक सूर्य की किरणें प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, भुवन को अमृत से भरती रहेंगी या भरते हैं, भर देते हैं या, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। तब तक क्या रहेगा, तब तक राष्ट्रीय जीवन अमर रहेगा, कब तक, जब तक सुबह की प्रकाश की किरणें हमारे इस भुवन को अमृत से भरती रहेंगी। ठीक है, यहां तक हो गया। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन का जीवन भी अमर रहेगा। देखो इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी हमारे राष्ट्र निवासी जीवन भी अमर, तब तक अमर रहेगा, कब तक, जब तक ऊपर उतार चढ़ाव आता रहेगा, फिर भी क्या रहेगा, हमारा ये राष्ट्रीय जीवन अमर रहेगा। ठीक है, अमर रहेगा। और देखो बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ते के लिए अजर अमर है। और ये जो राष्ट्रीय निवासी जीवन है, ये उठती हुई लहरों को आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। सेम जैसे बताया हूं ना, सेम लिख दो ऐसे, और नहीं आ रहा है ना इसी में से लिख के चले आओ यार, पूरा अगर छापना है पूरा मत छाप देना, लेकिन जो तुम्हें अच्छा लग रहा है देखने में ना वही लिख के देना, और जो नहीं अच्छा लग रहा है उतना मत लिखना। कि ये कोई लॉजिक हुआ, जी हाँ यही लॉजिक हुआ, और 2 नंबर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, बस लेकिन अच्छे से राइटिंग बेहतर होना चाहिए आपका भाई। ठीक है, चलो देखो क्या है, जब तक सूर्य प्रातः काल उदित होकर संसार को अमृत रस से भरता रहेगा, तब राष्ट्रीय जन जीवन अमर रहेगा। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, फिर भी राष्ट्र निवासी मानव जीवन उठती हुई लहरों से क्या होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, तब तक के लिए अजर अमर है रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखो 2 नंबर यहाँ से कंफर्म आपका, 2 नंबर इसको मार्क कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपका दिए गए गद्यांश में शीर्षक एवं लेखक का नाम बताओ। अरे भैया शीर्षक कैसे समझेंगे कि ये कौन से पार्ट से है, भैया मैं हूं ना, ट्रिक बताऊंगा आपको। कह रहा है गद्यांश शीर्षक एवं लेखक के नामों लेख करो। ठीक है, चलो अब हम इसमें खोजेंगे क्या कि कौन से लेखक है, इसके कौन से पार्ट से लिया गया है। देखो लेखक तो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूं मैं, या कोई भी बता सकता होगा शायद, कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है, कौन से पार्ट से। देखो इसमें बार बार आ रहा है राष्ट्रीय, आपको ये पता होगा कि ये राष्ट्र नाम से कुछ है हमारे पाठ में, राष्ट्र के स्वरूप नाम से, है ना, पहला लेसन। देखो राष्ट्र यहाँ मिल गया आपको, फिर ऐसे पढ़ते चला फिर राष्ट्र मिल गया, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया है, राष्ट्रीय कुछ है ऐसे कुछ करेंगे, राष्ट्रीय नहीं है ना, क्या है, राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको लिख देंगे जैसे लिखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश क्या है, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से, राष्ट्र के स्वरूप
राष्ट्र के स्वरूप पाठ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, अब देखो लिया गया है तो पता हो गया, लेखक आपको पता रहना चाहिए। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। धोखा दे रहा, धोखा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। ये चीज है, तो आपको गद्यांश का भी अर्थ अच्छे से कोई भी आ जाएगा, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी डाउट है ना तो छोड़ दो कमेंट, भर दो कमेंट से। चलो अब हिंदी पद्यांश देखते हैं नेक्स्ट पेज में। 10 नंबर वहां से भी क्लियर हो जाएगा आपका। चलो जी, आ गया आपका 10 नंबर फिर से हिंदी पद्यांश। कोई भी पद्यांश कहीं से भी रहेगा, आपको करके आना होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यार ये 10 नंबर आपको जान लो गिफ्ट में मिल रहा है। बहुत आसान है यार, आपको पद्यांश आता या नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आज आ जाएगा आपको, आज आ जाएगा। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। देखो, मेरे प्यारे नवजलद कंज से नेत्र वाले। अच्छा, इसको पढ़ेंगे नहीं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं यार, फालतू वेस्ट मत करो टाइम। पहला, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, ये चीज बताना है। अब इसको थोड़ा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। अब देखो, अब मेरे प्यारे कौन गा रही है? राधा। कि मेरे प्यारे नवजलद कंज से नेत्र वाले, नवजलद वाले जो नेत्र है इनका नवजलद के समान है, ठीक है ना। जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, यानी वो चले गए हैं जिस प्रकार से, क्या जिस प्रकार से जो बीता हुआ बसंत होता नहीं आता, उसी प्रकार मुझे वो नहीं भेजने वाले संदेशा। कौन है? कृष्ण जी नहीं भेजने वाले। ये श्याम वो गा रही, राधा गा रही है। मैं रो रो के, कौन मैं? यानी राधा रो रो के क्या हो गई? प्रिय विरह से बावली हो गई, यानी राधा जी रो रो के पागल सी हो गई। देखो, मुझे ऊपर ऊपर से पढ़ना है, फालतू चीज अंदर नहीं जाना। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू बताना। तू जाके सारी चीजें मेरे बारे में सब कुछ जाके श्याम को बताना। किससे कह रही है? पवन से कह रही है। किससे? पवन। पवन मतलब हवा से। किससे कह रही है? हवा से कह रही है, ठीक है। समझ आया? नहीं आएगा? देखो, इसमें थोड़ा सा अलग है, तो इसमें लिखेंगे पहला कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? राधा पवन के द्वारा। राधा पवन, पवन मतलब हवा के द्वारा संदेश भिजवाती है। राधा जो है वो पवन के द्वारा संदेश भिजवाती हैं, ठीक है। पहले का आंसर 2 नंबर पक्का। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? देखो, नवजलद नेत्र वाले हैं, नवजलद नेत्र वाले हैं, और जिस प्रकार से मधुबन, जिस प्रकार से बसंत ऋतु चले जाने पर वापस नहीं आता, वैसा उनका स्वभाव है। देखो, जाके आए ना मधुबन, जैसे जिस प्रकार से मधुबन चले जाता है फिर नहीं आता, उसी प्रकार से मेरे श्याम जो है संदेश भिजवाने वाले नहीं है। ये चीज आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको मैं और बेहतर लिख दिया हूँ, क्या कि कृष्ण नव मेघ की आभा वाले हैं, नीलकमल के समान नेत्रों वाले, तथा जो बसंत ऋतु जाने के बाद पुनः न आए उसी स्थिति वाले हैं, तथा उन्होंने कोई संदेशा तक भेजा नहीं है। ये ऐसे हैं, ये चीज ऐसे हैं। यही चीज मैं लिखा हूँ कि कृष्ण नवमेघ के समान है, इनके नेत्र इस तरह है, ठीक है। किस तरह है? नीलकमल के समान है, और ये संदेशा भेजवाने वाले भी नहीं है। किस प्रकार से नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार से बसंत ऋतु आकर चले जाने पर नहीं आता, उस प्रकार से मेरे श्याम है। कौन का रही है? राधा का रही है। चीज यही लिखा हूँ। 2 नंबर यहाँ पक्का हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो, रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसपे देखो, मेरे प्यारे नवजलद, ये तो बताया है कि राधा कहती है कि हे मेरे प्रिय श्याम की आभा, नवनीद वाले जलद, नवनीद वाले क्या? नवनीद वाले तुल्य, नवनीद के तुल्य। देखो देखो सॉरी दिखाने यार। देखो, मेरे प्यारे नवजलद क्या? मेरे प्यारे नवनीद के तुल्य, किससे? नेत्र वाले, यानी नेत्र मतलब नीले, क्या? नील कमल के समान, क्या? नव नील कमल के समान जैसे सुंदर है, ये बता रही हैं। देखो, जाके आए ना मधुबन, जिस प्रकार से बसंत ऋतु चले जाने पर नहीं आता, उसी प्रकार से मेरे श्याम है, जो चले गए संदेशा भेजने वाले नहीं है। यह चीज क्या है? ये बीता बसंत कभी ना लौटे, इस प्रकार से मेरे क्या है? श्याम है। फिर से एक बार,
फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, 10 बार देखेंगे, 5 बार देखेंगे, नहीं आएगा फिर से बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, बस आपको कमेंट करना है। देखो, मेरे प्यारे नवजलद, यानी जो मेरे प्यारे नवजलद के समान तुल्य, यानी समान तो तुल्य हैं, उनके नेत्र कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब नीले कमल जैसे सुंदर हैं, है ना, ठीक है। जाके आए न मधुबन से और न भेजे संदेश, और मुझे संदेशा नहीं भेजे हैं, जैसे जाके मतलब जैसे मधुबन चले जाने पर नहीं आता, मधुबन मतलब बसंत ऋतु चले जाने पर कभी लौट कर नहीं आता है, वैसे मेरे श्याम हो गए हैं। ये चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखो, राधा कहती है कि मेरे प्रिय श्याम की आभा नवजलद तुल्य है, उनके नेत्र नीलकमल जैसे सुंदर है, वे संदेशा नहीं भेजने वाले हैं, ऐसा बीता बसंत कभी ना लौटा जैसे स्वभाव वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखिए, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा कैसे हो गई भाई? देखो, मैं रो के, मतलब राधा कहती है मैं रो के प्रिय विरह से बावली हो गई है। प्रिय मतलब अपने प्रियतम श्याम के में बावली हो गई हूँ, उनको सोच सोच के, उनके बारे में सोच सोच के क्या हो गई हूँ मैं, पागल सी हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ, है ना। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू बता देना, तू सुना देना, यही चीज जाके तू मेरे श्याम को सुना देना। लेकिन इसमें कह रहा है कि राधा की मनोदशा का सिर्फ वर्णन करना है, तो सिर्फ वर्णन यानी कि राधा कैसे हो गई, रो के बावली सी हो गई, प्रिय विरह में रो कर क्या हो गई है, पागल हो गई, बहुत ज्यादा दुखी हो गई है, ये चीज इसमें लिखना है। देखो, राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में रो कर पागल सी हो रही थी, वे बहुत ही दुखी थी, ये चीज लिखना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अगला है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि। तो इसके शीर्षक पवन दूत से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। कैसे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, किस पाठ से लिया गया, शीर्षक कविता से अवतरित है, इसके रचनाकार कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। आई होप आपको पद्यांश भी समझ में आया होगा। लगे हाथ है कुछ और बता देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्या लगे हाथ बता देता हूँ, मैं पेपर में खोज रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ जीवन परिचय में आपको बताना है। चलो आप बता दो, जीवन परिचय बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 6 बताऊंगा, आपको 6 याद करना है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेने का। 5 नंबर का है, कैसे लिखना है सारा वीडियो में बना चुका हूँ पहले से, जाके आप सर्च कर लीजिए अतुल स्टडी सेंटर बाई, जो भी जीवन परिचय आता है लिख लेना, ये जीवन परिचय पहले लिख के बाई अतुल स्टडी सेंटर लिख देना भाई, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कोई रिस्क नहीं लेने का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख लिए, लिख लो, लिख लो, लिख लिए। नेक्स्ट है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है भाई, पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट आपका एपीजे अब्दुल कलाम को लिखो, पीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का याद कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब हिंदी गद्यांश पद्यांश देख लो। पद्यांश से सुमित, देखो महादेवी का पहले याद करो, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, और लास्ट इज किसका ले आना है, सुमित्रानंदन पंत का, सुमित्रानंदन पंत का याद कर लो भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी, कैसे लिखना है बता रखा हूँ, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो इसी हाथ पे तुरंत लगेगा हाथ, देखो मैं पेपर लेकर बैठा हूँ अपने साथ में, जिससे कि सब कुछ बताता चलूँ आपको। देखो, अगर इसमें से पहले से मिलाएंगे जीवन परिचय जो भी मैं बताया हूँ, इसमें सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी मिल रहे हैं। ठीक है, 3 में से, ठीक है, मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% भाई मिलेगा। इसमें सिर्फ मैथिली शरण गुप्त जी, सॉरी सुमित्रानंदन पंत जी मिल रहे हैं, हो सकता है आपका महादेवी वर्मा जी का आ जाए, हो सकता है जयशंकर प्रसाद जी, मतलब मिलेगा जरूर, तीनों याद करना है। इसमें से तीनों नहीं, जो अभी मैं बताया हूँ ना, ये चीज याद कर लेना। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, देखो इस प्रकार से आएगा अथवा करके, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है कंफर्म कि आपको क्या लिखना है, तो 5 नंबर या 5 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो ये बताना नहीं है, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो ध्यान से, खंड ख स्टार्ट हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से चाहे आप इसका करो चाहे इसका करो, वैसे तो मैं इसका बता रहा हूँ आज, है ना। आज क्या मतलब आप कर ले जाओगे इसको अगर देख लेते हो तो, ठीक है। इसके बाद श्लोक का करना होगा तो श्लोक का बाद में बताएंगे, तो पहले सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ, सेम है देखो। अब इसको रट्टा जाएगा, याद किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे लिखना है, सब कुछ बताऊंगा। टेंशन मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। 40 मिनट में जब खंड का कंप्लीट करा दिया तो खंड खा में कहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा यार, नहीं लगेगा ना। समझदार हो, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको आ जाएगा, बस थोड़ा धीरज रखो, धैर्य रखो, धैर्य पेशेंस बनाए रखो, सब कुछ होगा, सब कुछ बताया जाएगा। देखो क्या इसको पढ़ते हुए चलेंगे, नहीं पढ़ते हुए चलेंगे ही, लेकिन उसका अर्थ भी साथ साथ ही करेंगे, साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो क्या है, बौद्ध युग इमे सिद्धांता, इसमें कह रहा है बौद्ध युग। पहले अच्छा पढ़ेंगे क्या, नहीं ये लास्ट यहाँ तक, जैसे जहाँ पूर्ण विराम का निशान रहेगा वहाँ तक पढ़ेंगे। बौद्ध युग, बौद्ध युग, यहाँ से बौद्ध युग मतलब बौद्ध युग लग रहा है, इमे मतलब लग रहा होगा इम, सिद्धांता मतलब होगा सिद्धांत, है ना। देखो वैयक्तिक का जीवनस्य यानी व्यक्तिगत, देखो व्यक्तिगत जीवनस्य, जीवनस्य मतलब जीवन, व्यक्तिगत जीवन। अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, अभ्युत्थानाय मतलब उन्नति के लिए आसन है, यानी प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए बौद्ध युग पे जो सिद्धांत है वो व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय यानी अभ्युक्त उन्नति के लिए प्रयुक्त यानी प्रयोग किया जाता है, यानी किया आसन मतलब किया जाता है। समझ नहीं आया पर देखो, बौद्ध युग में सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में अभ्युक्त यानी उन्नति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दवा वाले ना भाई, कोई दिक्कत होगा भाई। चलो प्रमद्य से सिद्धांत राष्ट्राणाम, देखो किंतु आज ये सिद्धांत परमद्य इसे सिद्धांत, ये सिद्धांत जो राष्ट्राणाम यानी राष्ट्र, देखो परस्पर यानी परस्पर है, यानी पारस्परिक, मैत्री मतलब मित्र, सहयोग मतलब सहयोगकर्ता, सहयोग कारिणी मतलब सहयोग के कारण है। देखो क्या अर्थ निकल रहा है, देखो परमद्य इसलिए इसे सिद्धांत के राष्ट्र के परस्पर मित्र के सहयोग करनी है, सहयोग कारिणी है या सहयोग कारण है। ठीक है, आ गया, परेशानी दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। देखो परमद्य इसे सिद्धांत है, इस सिद्धांत के राष्ट्र के परस्पर मित्र सहयोग के कारण है। ठीक है, आगे देखो विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि शांति, विश्व बंधु यानी विश्व बंधु विश्व शांति, लिखो विश्व बंधु विश्व शांति साधनानि शांति। विश्व बंधु क्या है, विश्व बंधु के साधन है ना, क्या है, साधनानि शांति, साधन है, विश्व बंधु विश्व शांति के लिए साधन है। राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायकस्य, राष्ट्र नायक से मतलब राष्ट्र के नायक कौन है, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री चीन देशेन सह भारतस्य मंत्री, भारत के मंत्री पंचशील सिद्धांताधिकृत एवाभूत, यानी प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री संबंध पंचशील सिद्धांतों को ही स्वीकार करते हैं, पंचशील सिद्धांत को ही स्वीकार करते हैं। फिर से देखते हैं, राष्ट्रनाथ कस, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री काल में चीन के देश के भारत के मंत्री पंचशील सिद्धांत के क्या, पंचशील सिद्धांतों को ही क्या करते थे, नाधिकृत एवं यानी स्वीकार करके हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो भी एतो क्या, एते ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंता, यानी उभ देश बौद्ध धर्म निष्ठा के क्या है, निष्ठावान थे। फिर से देखो, क्योंकि दोनों देश, देखो इतो मतलब दोनों देश की उभावपि देश संबंध पंचशील, देखो बौद्ध धर्म, दोनों देशों के बौद्ध धर्म क्या है, सिद्धांत, देखो बौद्ध धर्म के प्रति दोनों देश जो है बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो
आधुनिक जगत पंचशील, आधुनिक जगत के पंचशील सिद्धांत, आधुनिक संसार, आधुनिक मतलब जगत मतलब जगत संसार को कहते हैं। आधुनिक जगत यानी संसार के पंचशील सिद्धांत, यानी पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीति रूप में क्या है, ग्रहण किए गए हैं रूप में क्या किए गए हैं, ग्रहण किए गए। सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी मैं बताया, अभी समझा दिया, उम्मीद है आ गया होगा भाई। बहुत आराम से बताया हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं वही चीज़ बताया कि बौद्ध युग में ऐसे सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किंतु आज के सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मित्रता एवं सहयोग के कारण है, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल यानी प्रधानमंत्री के काल में जो चीन के साथ भारत के मैत्री संबंध, मतलब क्या है यार, इसका मतलब क्या समझाऊं मैं। देखो, आपको जो संस्कृत में से हिंदी निकल रहा है वही लिख देना है, अब छोड़ के तो मत आना भाई, छोड़ के नहीं आना, ना कुछ के भला कुछ तो सही, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट भाई। अब देखो खंड का कंप्लीट। अब देखो मैं पेपर खोल लूँ, रुक जाए क्यों ना भाई, देखो 5 मिनट में समझा दिया यार, इतना कठिन लगता है लोगों को, फालतू में लगता है ना। देखो दिए गए श्लोकों में से एक का संदर्भ, मैं इसका नहीं बताऊंगा, इसका नहीं, देखो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब चलो, अब इम्पॉर्टेंट कौन सा है उसको बताता हूँ, 2 बताऊंगा, दोनों से सारा हो जाएगा, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पेज में, चलो जी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे इसको इसको थोड़ा बना के लिखेंगे, मजा आएगा। अभी क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 2 बताऊंगा, दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे कहाँ से कहाँ तक लिखना है, जैसे भाषा से स्टार्ट करना है। और प्लीज यार जो मैंने अभी गद्य का बताया ना, उसका सबसे पहले लिख देना और फिर लास्ट वाला ऐसे लिख देना है ना, उसका भी लिखना मैं भूल गया, मुझे भी याद आ रहा है सुभाषित, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे संदर्भ, क्या लिखेंगे, संदर्भ। तो यार ब्लैक पेन मेरा तो धोखा दे दिया है, कोई बात नहीं, रेड पेन से कर देते हैं। संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखते हैं ये भी देख लो। लिखेंगे यह श्लोक और सुभाषितम जो पाठ है, उसी पाठ से सुभाषित रत्नानी जो पाठ है, देखो यहाँ कैसे पता चल गया, देखो सुभाषित यहाँ मिल गया आपको, इस प्रकार से समझ में आ जाता है सुभाषित से लिया गया है। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित किस पाठ से है, सुभाषित रत्नानी क्या है, पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, पाठ से क्या है भैया, अवतरित है। देखिए ध्यान से, अब देखो भाषासु मुख्य मधुर, भाषाओं में देखो भाषासु से भाषा लेकर आए, मुख्य माने मुख्य है भाई, मुख्य है ना, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, सुंदर, क्या है, भारतीय हमारा मारता क्या, देखो सुभाषिता मतलब सुंदर वचन होता है, सुभाषिता मतलब क्या होता है, सुंदर वचन होता है, ठीक है। पहले सुभाषिता मतलब समझ जाओ। देखो तस्या ही मधुर काव्य, उससे भी अधिक उसका मधुर काव्य है, तस्मादपि सुभाषितम, फिर अधिक उससे भी अधिक क्या है, उसका मधुर सुभाषित है, उसका मधुर क्या है, सुभाषित है। कैसे लिखेंगे इसको, देखो सॉरी, भाषासु मुख्य, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य, यानी भाषाओं में मुख्य, देखो यहाँ पर भी लिखा हूँ संस्कृत अधिक सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। तो मैं समझाने का इस तरीके से बता रहा हूँ, लिखा इस तरीके से है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य जो है हमारी गिरवाड़ भारती है, मतलब और भी ज़्यादा अलौकिक है, उससे भी अधिक, तस्या ही मधुर, उससे भी अधिक मधुर काव्य है। देखो तस्या उससे भी मधुर काव्य है, तस्मादपि सुभाषितम, काव्य से भी, देखो काव्य से भी मधुर क्या है मेरा, सुभाषितम है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। देखो भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है, और उससे भी अधिक काव्य से भी अधिक क्या उसका मधुर, उसके सुभाषितम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखते ही
कहाँ से कहाँ तक करना है, सुखार्थिना से करना है डॉट डॉट करके सुखम। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, संदर्भ, तो उसी पाठ से लिया गया है, तो संदर्भ मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ आपको, लेकिन लिखना है। अनुवाद देखो, सुखार्थिना मतलब सुख चाहने वाले, कुतो मतलब होता है कहाँ, विद्या कुतो माने कहाँ हो गया, विद्यार्थिना सुखम। देखो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, देखो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, देखो कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। देखो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। एक लाइन का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सुखार्थी व त्यजेत, सुखार्थी त्यजेत, त्यजेत मतलब त्याग देना, सुखार्थी त्यजेत सुख चाहने वाले विद्या त्याग देते हैं, और विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी सुख को ही त्याग देना चाहिए। ये बता रहा है कि अगर आप विद्यार्थी लाइफ में हैं तो आपको सुख त्याग देना चाहिए, या तो विद्या ही त्याग दो या तो सुख ही त्याग दो। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है, जो आजकल फिट बैठता है एकदम, चाहे आपके ऊपर हो या किसी के ऊपर हो। आपके लाइफ में जो आपका ये सिचुएशन चल रहा है, ये हम सब भी थे, यही चीज़ होता है यार, डर बहुत ज़्यादा लगता है, तो डरना नहीं है यार, और क्या कह ही सकता हूँ, है ना। सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी ना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी हुआ त्यजे, सुख को चाहने वाले को विद्या त्याग देना, त्यजे मतलब त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी या त्यजे सुखम, विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए, सुख, या तो विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, या लिखा है ना, या मतलब चाहे या कर दो चाहे या कर दो, मतलब चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो एक। देखो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख ही त्याग देना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो जी, अब इसके बाद आपका आ गया क्या, इसके बाद आ गया मुहावरा। मुहावरा भी बताने वाला हूँ आपको, ये बताऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ देखो, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनो, एक का ही सही करना है इसको, तो इसको मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, आप कर ले जाओगे, बहुत चीज़ होती है, इसको बताऊंगा क्योंकि तीन नंबर की बात होती है, तीनों नंबर जरूरी होता है। और एक चीज़, इसको मैं नहीं बताने वाला क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और आपको भी टप्पू से कुछ भी कर देना है, एक आध दो लगा देना है ना। चीटिंग वोटिंग तो होगा नहीं यार, मुझे नहीं लगता, 2 नंबर का इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और इसको तो मैं बताऊँगा क्योंकि 10-15 क्वेश्चन बता दूंगा, हो जाएगा क्लियर यार, हो जाएगा बड़े आराम से, है ना। ये बताऊँगा सारा, ये बताऊँगा, ये बताऊँगा, ये बताऊँगा, सारा बताऊँगा। इम्पॉर्टेंट आपका निबंध भी बताऊंगा, कैसे लिखना ये भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लास्ट तक देखते हो। चलो जी स्टार्ट करता हूँ एक एक नेक्स्ट पेज से। देखो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, जैसे अनेक शब्दों के लिए पहले एक बता दे रहा हूँ इसको, फिर एक शब्दों के 2 अर्थ बता दूंगा, ये संधि विच्छेद बता दूंगा, तो आगे पीछे हो सकता है, तो मैनेज कर लेना। क्या मैनेज करना, सब कुछ पढ़ना ही है आपको, है ना, वहाँ पर अच्छे से दिए रहेगा। देखो जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ब्लैक पेन से नहीं रेड पेन से करूँगा इसको। गोद लिए हुआ पुत्र, यानी कि जिसके बच्चे होते ना, मतलब ऐसे भी नहीं कह सकते, जैसे गोद ले लेते बहुत लोग ना, मैं बताता हूँ अभी समझाता हूँ आपको। कोई बच्चे अडॉप्ट कर लेता, मतलब जाके कहीं से अनाथालय आश्रम से जाके ले आता है, ये चीज़ है। ठीक है, जो किसी का पक्ष न ले जैसे हमारे यहाँ का मीडिया होना चाहिए कि ना तो पक्ष ना विपक्ष, मतलब कुछ भी नहीं लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो किसी का पक्ष न ले, यानी वो क्या हो जाता है, निष्पक्ष हो जाता है। यानी कि ना तो वो मीडिया को क्या करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, है ना। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके। देखो एक ट्रिक भी बताऊंगा, आकथनीय, अगर आपको नहीं आ रहा है ना, थोड़ा आ लगा देना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं आ रहा कुछ कि ना भला कि कुछ तो सही। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक बोलते हैं, है ना। जो विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनय मतलब डांस एक प्रकार से होता है, जो स्त्री अभिनय करती है वो क्या हो गई, अभिनेत्री। वो क्या हो गई, जो स्त्री डांस सॉरी अभिनय करती है, अपना कला को दिखाती है, वो अभिनेत्री हो गई। जिसके आर पार दिखाई जा सके वो क्या होता है, पारदर्शी। जैसे कोई कपड़ा उपड़ा है ना, दोनों तरफ देख सकते हैं उसको, और कई कपड़े ऐसे भी होते हैं जो इस पार देखो उस पार नहीं दिखाई देता, तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पारदर्शी होती है, हम बड़े आराम से दोनों साइड को देख सकते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो, जैसे
निर्मम हो, जैसे क्या बताऊँ यार, उसकी एग्जाम्पल दे दूंगा तो फिर फालतू में लफड़ा होगा। क्या एक चीज़ मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। जैसे कोई, जैसे सपोज दैट कसाई होते हैं, वो मार देते हैं, नहीं करना चाहिए यार, तो वो निर्मम हो गया। जो इसी हृदय में ममता ना हो, यानी जो जैसे अपने सौतेली माँ जिस प्रकार से बच्चों को बिहेव करती है, सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, तो वो उसे हम क्या कह सकते हैं, निर्मम। एक एग्जाम्पल के तौर में बताया हूँ, पूरा मत मानिएगा भाई। जो व्यक्ति जो व्यर्थ ही अधिक बोलता हो, बहुत ज्यादा, जो फालतू में चप 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 चप, आपके गांव में जरूर होंगे, मेरे भी गांव में हैं, सबके गांव में ऐसा कुछ ना कुछ लोग जरूर होते हैं ना, जो फालतू का ज्ञान देते रहते हैं, अपना खुद शिक्षित नहीं हो पाते, दूसरे का ज्ञान देना उनको बड़ा मजा आता है, वो वाचाल बोलते हैं, ज्यादा चप 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 करने रहते हैं ना। जो नष्ट होने वाला हो उससे क्या कहते हैं, नश्वर। नेक्स्ट है जो आंखों के सामने हो, यानी कि जो आंखों के सामने आपको दिखाई दे, परोक्ष हो, जो आपके सामने दिखाई दे, है ना। जो इस देखो, जो सब कुछ जानता हो भाई, उसको ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानमय बोलते हैं उसको। जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है, ज्ञानमय होता है। ठीक है, क्या होता है, ज्ञानमय होता है। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, जिसे कहते हैं विधवा, है ना। जो पढ़ना लिखना जानता हो, जिसको ज्ञान हो पढ़ाई लिखनाई के बारे में, उसे हम बोलते हैं साक्षर। और जो किसी बात पर बार बार जोर देने वाला, यानी आग्रह। और कोई कोई चिल्ला कर कहता है और कोई कोई आग्रह करता है। और जो ऐसा होता है जो इच्छा के अधीन हो, उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं। आई होप आपको 15 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ और नेक्स्ट पेज में। अब हम क्या बताएंगे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी जैसे अनल और अनिल में अंतर बताओ। अनल मतलब क्या होता है, अग्नि। अनल मतलब क्या होता है, अग्नि, बीच में और लगाएंगे हमेशा। और अनिल मतलब क्या होता है, वायु। नेक्स्ट है आपका अविराम। अविराम, अविराम मतलब अनवरत, लगातार, अनवरत। और अविराम क्या होता है, आकर्षक। क्या होता है, आकर्षक। अविराम क्या होता है, आकर्षक। अंबुज, अंबुद, अंबुज क्या होता है, कमल। और जो अंबुद होता है वो क्या होता है, बादल होता है। अंबुद किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं। अंबुज कमल को कहते हैं। अंश, अंश, अंश जो होता है, कोई कंधा है, और अंश होता है कि ये किसका अंश है, भाग। अंश मतलब भाग होता है ना। इसका अंश बताओ कितना होगा। अवंश मतलब कंधा देना, कंधा होता है। प्रसाद और प्रासाद, देखो प्रासाद जो होता है वो महल के लिए यूज किया जाता है। और जो प्रसाद होता है, जब पूजा किया जाता है उसकी बाद मिलता है, तो वो क्या होता है, कृपा। क्या होता है, कृपा। ठीक है। जलद, जलद और जलद, जलद जो होता है वो बादल को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, बादल को कहते हैं। और जो जलद ही होता है, क्या, जलद, जलद ही समुद्र को कहते हैं। हमारे यहाँ का यही प्रथा है। प्रथा, ध्यान दीजिएगा, प्रथा यानी हमारे यहाँ का यही रीति रिवाज है। और प्रथा जो होता है वो तो अलग है। प्रथा, प्रथा मतलब होता है कुंती। नेक्स्ट आपका सर, 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 सर जो होता है ये तीर होता है। और जो सर होता है ये तालाब होता है। ठीक है। देखो अंश फिर से आ गया, अभी बताया था कि ये अंश क्या होता है, भाग होता है किसी भी चीज का। और जो अंश होता है, देखिए अंश, अंश जो होता है वो किरण होता है। क्या होता है भैया, किरण। ठीक है। गृह, ग्रह, गृह मतलब होता है आपका घर, जो आप घर में रहते हैं। और गृह मतलब होता है ये ग्रह, सॉरी गृह नहीं, ग्रह है। ग्रह मतलब होता है नक्षत्र। कहते नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, कौन सा ग्रह था, कौन सा ग्रह लगा हुआ है, तो ये नक्षत्र को बोलते हैं, है ना। जो कि आप लोग गांव के अगर होंगे तो 100% गांव के ही होंगे, यूपी वाले तो मेरे तरह, है ना। अगला है अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा, उपेक्षा, ध्यान दीजिएगा। अपेक्षा मतलब होता है स्वागत। और उपेक्षा क्या होता है, स्वागत और अनादर। देखो कुल, कुल, कुल माने किसी भी चीज के वंश, वंश है, ये वंश से चला आ रहा है। और कुल जो होता है वो किनारा को बोलते हैं, इस कुल पे आ जाओ तुम। पुरुष, परुष, पुरुष जो होता है वो व्यक्ति के लिए किया जाता है। और जो परुष होता है वो कठोर शब्द के लिए यूज किया जाता है। स्वर्ण, सवर्ण, स्वर्ण जो होता है
वो सोना को बोलते हैं। और स्वर्ण जो होता है वो जाति होता है। क्या होता है? जाति भी होता है, उच्च वर्ण कह सकते हैं इसे। वसन व्यसन, वसन व्यसन, वसन क्या होता है? वस्त्र होता है। और व्यसन जो होता है वो आदत होता है। प्रणय परिणय, प्रणय जो होता है प्रेम होता है, प्रेम। और परिणय क्या होता है? विवाह। प्रणय, प्रेम और परिणय की घड़ी आई है, जैसे बोलते हैं ना। भवन भुवन, भवन क्या होता है? मकान के लिए यूज किया जाता है। और जो भुवन होता है वो संसार के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? संसार के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज में आ गया अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के कोई दो उत्तर लिख दो, दो अर्थ मान लो, है ना। देखो द्विज, द्विज किसे हम कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं। और किसे कहते हैं? और चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा बोर भी हो गए होंगे, थोड़ा जाके पानी नहीं पी लो फिर बैठ जाओ, है ना। मैं तो बताता ही रहूँगा, खत्म कर दूंगा। जैसे कि अंबर, अंबर किसे कहते हैं? वस्त्र को, वस्त्र को भी कहते हैं। और आकाश को भी कहते हैं। आपके मन में जो है ना वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पर्यायवाची की समझ तरह है, समझ लो। नग, नग क्या है? पहाड़, पहाड़। और नगीना को भी नग बोलते हैं, नाग बोलते हैं। नहीं, नाग निकला हुआ है हमारे यहाँ, नाग नगी, नागिन निकला है, तो नग को नगीना भी बोलते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। कनक, कनक कनकते सौगुने, धतूरा को बोलते हैं। और सोना को भी कनक बोलते हैं। जो कनक कनकते सौगुने मादकता दिखाए, या खाए बौरा है, जग पाए बौरा है। चलो अर्क, अर्क क्या है? सूर्य, सूर्य अर्क। और किसे बोलते हैं? निचोड़ को भी अर्क बोलते हैं। पयोधर, पयोधर किसे हम कहते हैं? बादल को और समुद्र को। ठीक है, आगे देखो। पतंग, पतंग उड़ने वाला, सूर्य को कहते हैं। पक्षी को भी कहते हैं। जो पतंग की तरह उड़ता है, मतलब पतंग कहाँ उड़ता है? ऊपर उड़ता है। तो वहां कौन कौन उड़ता है? पक्षी उड़ती है। ऊपर क्या होता है? सूर्य होता है। ऐसे याद करते हैं। अर्थ, किसी भी चीज का अर्थ, अर्थ को हम धन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन भी बोलते हैं। अभिप्राय भी बोलते हैं। गिरा, और गिरा का पानी देख लो, गिरा जैसे बाढ़ी। और क्या बोलते हैं? कुछ भी चीज गिर गया जैसे, उसे भी हम गिर गए, गिर गया बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका विधि, विधि को हम बोलते हैं विधाता। इस विधाता, है ना, विधाता हो गया। और किसी भी विधि को हम क्या बोलते हैं? ये विधि द्वारा लिख लिया गया है, यानी कानून बन गया ये भाई। ये क्या हो गया? ये कानून बन गया है। मित्र, मित्र तो दोस्त को भी बोलते हैं। सूर्य को भी हम बोलते हैं मित्र। हलधर, हलधर भाई बलराम को बोलते हैं। बलराम। और कौन यूज करता है? हल, हल कौन यूज करता है? किसान यूज करते हैं। वर्ण, वर्ण क्या होता है? एक अक्षर होता है। आप सुने होंगे स्वर्ण, ऐसे करके ये जाति है, रंग भी है, रंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मधु, मधु जानते होंगे शहद को बोलते हैं, या फूल के रस को, फूल का रस। और शहद को भी बोलते हैं। जड़, जड़ मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख हो गया। या वृक्ष की जड़ भी होती है, वृक्ष की जड़। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। अब भी चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाक से। लोकोक्तियां एवं मुहावरे, क्या क्या है? लोकोक्तियां एवं मुहावरे। जैसे अब इसका प्रयोग करके भी आपको बताना होगा। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे गगरी अधजल मतलब आधा भरा है फिर भी छलक रहा है, यानी थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना, अधिक दिखावा करना। जैसे अभी मैं समझाता हूँ। आपके घर के बगल या पास उसमें कोई 500 रुपये मान लो महीने का कमा रहा है, और वो 600 का सिर्फ कपड़ा ही खरीद ले रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? थोड़ा होने पर ज़्यादा दिखावा देता। या उसके पास प्रेजेंट टाइम में 100 रुपये हुआ, आपका काम लग गया, भाई दे दे 100 रुपये, 200 रुपये दे दो। बोला अरे तू यार मांग रहा है, मैं तुझे 300 दे दूंगा। है उसके पास कितना? 100 रुपये है। तो ये चीज है। अब इसको लिखना भी है कि इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से। आप अपना दोस्त का नाम लिख के कर सकते हैं, या किसी का भी, अपना नाम मत लिखिएगा, मैं नहीं बनता। देखो श्याम कमाता तो 500 रुपये मासिक और 800 रुपये का कपड़ा ही खरीद लेता है, जैसे लग रहा है जैसे वह अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे यूज कर रहा है। जैसे आगे नाथ न पीछे पगहा,
उसे हम बोलते हैं बंधनहीन, यानी उसके आगे पीछे कोई नहीं। जैसे आप खेलने चले जाते हो या आपका दोस्त खेलने चला जाता है तो आपकी मम्मी क्या बोलती हैं, अरे उसके आगे पीछे कौन है, कौन उसको रोकने वाला। उसकी मम्मी तो नहीं बोलती, या है ही नहीं। समझ आया मैं क्या बोला। जैसे श्याम की ओर क्या ध्यान दे रहा है, उसके आगे तो ना पीछे पगहा है। तो सबका प्रयोग करना है तो मैं सबका प्रयोग करके नहीं बताऊंगा, कर लेना, बहुत ईजी होता है। अगर नहीं आता तो बताना यार, बताऊंगा। आम के आम गुठलियों के दाम, जैसे दोहरा लाभ लेना। इसका भी क्या बता दूं, लिख लेना वाक्य प्रयोग। दोहरा लाभ लेना, जैसे श्याम चावल तो बेचता है, उसके साथ साथ में भूसी भी बेच देता है, जो उसके टुकड़े होते हैं ना, छिलके, उसको भी बेच देता है। इसको आपको लिख देना है। या कुछ और एग्जाम्पल, जैसे श्याम आम तो बेचता है, आम के साथ साथ में गुठलियां भी बेच देता है, दो लाभ हो गया। तीसरा भी कह सकते, बहुत चीज है यार। देखो, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि बड़ी आवश्यकता कम मिलना, बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना। जैसे आपकी मम्मी आपको 3 रोटी खाते हो लेकिन आपको 2 रोटी, तो माँ तो ऐसे नहीं होती, माँ अगर 3 मांगोगे तो 4 देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, होता है तो क्या होता है, वो ऊँट के मुंह में जीरे, जैसे ऊँट खाता है 4 रोटी और उसको मिल रहा है सिर्फ 1 रोटी, तो क्या हो गया, बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना। फिर कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे मैं गया खाने कहीं और वहां पर पूड़ी खत्म, मुझे 4 पूड़ी खाना चाहिए, मुझे 1 ही पूड़ी मिला, ये भी है। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, यानी कि एक प्रयत्न, एक प्रयत्न से दोहरा लाभ। जैसे दोहरा लाभ लेना, जैसे अभी समझाता हूँ। जैसे आप ट्यूशन गए और वहां मार्केट में आपके मम्मी बोल दी भैया सब्जी भी लेकर आ जाना, तो क्या करने गए थे, ट्यूशन गए थे, क्या करके आ गए, ट्यूशन भी गए और आपने धनिया प्याज मिर्चा जो भी है उसको भी खरीद कर लेकर आ गए, सब्जियां भी खरीद के लेकर आ गया, यानी कि एक ही बार में दोनों काम हो गया। ये चीजें, का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने लिख लो। अवसर बीतने पर, अवसर बीतने पर साधन प्राप्त करना, साधन प्राप्त करना। जैसे अभी मैं बहुत रेयर केस का, अभी जल्द का एग्जांपल ले रहा हूँ, गांव के आप लोग समझेंगे इसको। जैसे धान हम लोग बैठा लेते हैं ना खेतों में, तो उसके बाद बारिश नहीं होती। जब मेरा धान सूख जाता है, नहीं भरा जाता है, तब बारिश होती है। तो जब सूख जाएगा तब बारिश होने से कोई फायदा है नहीं। वही चीज कहा रहा है कि जब मेरी आवश्यकता खत्म हो जाती, जैसे मैंने प्यास लगा था, या मतलब ये उतना उचित नहीं भर रहा है ना ये ठीक नहीं है। चलो, यही है भाई, जैसे कोई खेत है, खेत में धान की रुपाई कर दिए, रुपाई मतलब लगा दिए हैं, जब लगा दिए हैं और उसके बाद बारिश हो रहा है, यानी सूख जाने के बाद, तो कोई फायदा नहीं है। अब जैसे लगा दी उसी के बाद बारिश हो जाए तो मजा आ जाता है सबके लिए, सारे किसानों के लिए। खोदा पहाड़ निकली, यानी कि अत्यधिक प्रयत्न करने पर, अत्यधिक प्रयत्न करने के पर थोड़ा लाभ होना, थोड़ा लाभ होना। जैसे आप गए मिठाई खोजने, रसगुल्ला है कुछ भी है घर में, है ना, खोजते 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 इतना ज्यादा परेशान हो गए तो वहां से क्या मिला, एक लड्डू मिला। और जिसे जो राजभोग होता है, जो छेना होता है, वो ज्यादा एज ए कंपेयर टू लड्डू अच्छा होता है, अच्छा होता है ज्यादा, और राजभोग या छेना, ठीक है। तो क्या है, तो आपने इतना ज्यादा प्रयास किया, इतना ज्यादा प्रयास किया, आपको लड्डू तो मिला, लेकिन मिला ना, ठीक है, यही अत्यधिक प्रयास करने पर थोड़ा लाभ मिलना। घर का भेदी लंका ढावे, यानी कुछ लोग जो है आपसी फूट करना, आपसी फूट करना। घर में ही कुछ लोग होते हैं जो आपस में फूट कर लेते हैं। घर का वेदी लंका ढावे, यानी कि अपने घर की जो बातें हैं वो दूसरे के घरों में जाके बताना, फिर आपस में ही झगड़ा कराना, जो कि बहुत होता है ये चीजें, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे हम लोग हैं या आप लोग हैं, है ना, अतिमंद, जैसे नाच न जाने क्या है, आंगन टेढ़ा, खुद न जाने, खुद न जाने, खुद न जाने लेकिन दूसरों पर दोष देना, दूसरों
पर देना। जैसे आप नहीं जानते, जैसे अभी मैं डांस का ही बात कर रहा हूँ, हो सकता है आजकल तो लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता। जैसे ऐसे ही मैं भी कहता था कि भाई भी जगह कम है, नहीं हो पाएगा। तो मतलब जब आपको आता ही नहीं है तो आप बता दो नहीं आ रहा है ना यार, क्या दूसरे को दोष दे रहे हो, खुद ना जाने लेकिन दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं भाई, ज्ञान दे रहे हो कि भाई छोटा सा है जगह, और जगह चाहिए, मैं अकेले नाचूंगा या सबको लेकर नाचूंगा। ये चीज़ है, फालतू के ड्रामे करना, या गाना सही नहीं बज रहा भाई, डांस करने वाले कोई भी गाना पे बज, अगर गाना बजा तो फिर डांस स्टार्ट, ना रहेगी बास ना बाजेगी बांसुरी। यानी झगड़े को समूल नष्ट करना, झगड़े को समूल नष्ट करना। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप दो भाई हो, क्या दो भाई या दो बहन, मतलब मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, दो भाई या दो बहन मान सकते हो। तो किसी की चीज को लेकर झगड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी चीज को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो आपकी मम्मी आएंगी, छोड़ लेंगी, कहेंगी अब किसी को नहीं मिलेगा, अब इसको मैं तोड़ ही डालूंगी, या बॉल है इसको फेंक ही देती हूँ, ना तुम्हें मिलेगा ना तुम्हें, यानी कि झगड़े को समूल नष्ट ही कर देना। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज में, चलो देखते हैं। बोला हो ना सब कुछ खत्म करके ही आज मानूंगा यार, बैठा हूँ पहली बार, 1 घंटे 10 मिनट हो गया, अभी 10 मिनट तो लग ही जाएगा बड़े आराम से, ठीक है जी। फिर भी मैं बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बताने का। अपना उल्लू सीधा करना, यानी क्या होता है, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे झगड़ा गोपाल और मोहन का है, रमेश भी अपना उल्लू सीधा कर रहा है, जैसे जमीन के तौर पे हो जाता है। तो आपके घर वाले और दूसरे के घर वाले से झगड़ा हो जाता है, तो एक बगल वाला है वो भी कह रहा है भाई मेरा भी इसी वक्त सीधा कर दो, मेरा भी सीधा कर दो। तो इसको वाक्य प्रयोग लिखना पड़ेगा, तो मैं अब नहीं बताने वाला, बहुत इजी होता है। अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं ना मोदी जी, आत्मनिर्भर यानी कि पढ़ लिख के कुछ बन जाना, फिर उसके बाद शादी करूंगा, इसे बोलते हैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगा तभी करूंगा। आकाश और पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना, यानी असीम प्रयत्न करना। जैसे आप नौकरी करोगे, तो नौकरी करने के लिए आओगे, पढ़ाई करोगे, तो उसके बाद बहुत ज्यादा प्रयास करोगे, असीम प्रयत्न करना, तो यानी आकाश पाताल एक करना। आग में घी डालना, आग में घी डालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, आग में घी डालना यानी उत्तेजित करना। जैसे किसी के यहाँ से किसी के यहाँ झगड़ा हो रहा है, तो आपके बगल वाले भी जाके उसमें क्या कर रहे हैं, भाई ये तेरे बारे में ये बोला। जैसे आपका दोस्त है और दो दोस्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तू जाके एक दोस्त से कह रहा भाई ये तेरे बारे में ये बोला, भाई तब तो और मार स्टार्ट हो जाएगा, और खींचम खींच स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी उत्तेजित करना और ज्यादा चढ़ा देना, बोलते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं और चढ़ा दिए मैंने इसको, तब मारा और कर लिया, ठीक है। आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। जैसे सभी अपने माँ के प्यारे होते हैं, तो ये भी कह सकते हैं, या राम भी प्यारे थे, राम तो दशरथ के आंखों के तारे थे, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ईद का चांद होना, कोई जरूरी नहीं माँ के ही बाप के ही प्यारे होते हैं। ईद का चांद होना यानी बहुत समय बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना। यानी इसका मतलब ये होता है, कोई भी चीज, आपका दोस्त है और आप जब कमाने चले आओगे ना, तो हो सकता है ऐसा दोस्त होते हैं जो 5-5 साल 6-6 साल मिलते ही नहीं, और बहुत दोस्त ऐसे होते हैं 10-10 15-15 साल नहीं मिलते यार। ये कहने की बात है भी दोस्ती है, दोस्ती नहीं यार, नहीं मिलते। तो वही आख ईद का चाँद हो जाते हैं लोग। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी मुंह तोड़ जवाब देना। हाँ, क्या है ईद का मतलब, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। दुष्ट के साथ कैसा करना, दुष्टता का ही व्यवहार करना। यानी कि कोई जैसे ईद का जवाब पत्थर से देना, मतलब डाकू भाग खड़े हुए, मतलब इतना तेज मार दिया आपने कि डाकू ही भाग गया, है ना। जैसे चोरी करने आया उसको इतना मार मार इतना मार मार एकदम सीधा हो गया हो, ठीक है। जैसे कोई है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसे भी आपको कोई मार दिया तो आप भी उसको करके खूब तेज मार दिए, वही हुआ ईंट का जवाब पत्थर देना। उल्टी गंगा बहना, यानी नियम के विपरीत करना, विपरीत करना। जैसे आप लोग हैं, आपके घर वाले बोलते होंगे भाई इस आज मैच नहीं खेलना, तो आप बोलते अरे कैसे मान लो आज ही खेलना है,
तो नियम के विपरीत करना, ये चीज है। गागर में सागर भरना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? गागर में सागर भरना। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आपके लिए भी कुछ चीजें छोड़ दिए जाए? आपको कमेंट में बताना है कि क्या आप कुछ चीजें छोड़ के अच्छे से बताया जाए आगे के लिए। लेकिन इस बारी तो बता रहा हूँ सारा, तो मैं सारा बता देता हूँ, आपको बताना है कि आपको कितना आता था, है ना। चलो देखो, गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बात करना, हाँकना जिसे आप लोग बोलते हैं। थोड़े शब्दों को क्या करना? थोड़े शब्दों को बड़ी बड़ी बातें करना, यानी थोड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बातें करना। बड़ी, हमारे यहाँ कहते हैं हाँकना, बहुत हाँकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐंठते हैं। घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना। खुशियाँ कब मनाई जाती है? जब दिवाली आती है या किसी के यहाँ लड़का हो जाता है, लड़का लड़की कुछ भी, एनीथिंग एल्स, है ना। खुशियाँ मनाना यानी जैसे रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे वनवास से, तो क्या खुशियाँ कब मनाई गई थी ना? चोर के दाढ़ी में तिनका यानी दोषी संस्कृत रहना, यानी कि दोषी संस्कृत, क्या दोषी संस्कृत रहता है। अभी है 10 लोग आ गए, 10 में एक चोर को भी खड़ा कर दिया आपने और पूछना स्टार्ट किए, भाई बता कौन है चोर इसमें से। तो जो चोर होगा कुछ ना कुछ वो अलग से जरूर करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और बाकी सब मैं नहीं किया कुछ, मैं नहीं किया कुछ, तो थोड़ा सा डर के वो जरूर बोलेगा। और हो सके आजकल के चोर कहाँ बोलते हैं भाई, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मानुसार फल। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे करोगे वैसे पाओगे, बिल्कुल सही बात है। जैसे जिसके साथ तुम रिएक्ट करे होगे वैसे ही आने वाले समय में आपके साथ भी रिएक्ट करना करेंगे लोग, ये इसलिए आप तैयार रहना। तिल का ताड़ बनाना, यानी तिल का ताड़ बनाना यानी मामूली बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर करना, मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर करना। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना यानी चकित रह जाना, चकित रह जाना। दाल में काला वाला यानी कुछ तो गड़बड़ी होना, यानी रहस्य छिपा हुआ होना। हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है रहस्य छिपा होना, ठीक है जी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये भी बहुत आप लोग भी सुने होंगे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, मतलब लोग चिढ़ाने के लिए भी ये चीज यूज करते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी क्या होता है? किसी चीज को नहीं जानता, चीज किसी चीज के गुणों को ना जानना, गुणों को क्या है? ना जानने वाला, ना जानने वाला जो व्यक्ति है उसके महत्व को नहीं समझ सकता, उसके महत्व को नहीं समझ सकता। अभी मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब भी समझा देता हूँ। अब भाई लिखा नहीं जा रहा है भाई, अभी तुम्हें 1 घंटे 18 मिनट कम नहीं होता, लगातार बैठ के पढ़ाओ फिर इसके कंटेंट तैयार करो, फिर और है, तो इसलिए राइटिंग भाई मत समझना ज़्यादा। देखो बंदर क्या देना, यानी किसी की चीज़, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, पढ़ने लिखने से क्या होगा, ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना, लेकिन कौन कहता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसका महत्व नहीं जानता। हाथ, ठीक है, हाथ पाँव मारना, ये मतलब किसी को ठेल ठाल मत देना। हाथ पाँव मारना मतलब क्या होता है? प्रयास करना, प्रयत्न करना, ठीक है, प्रयत्न करना। जब आप नौकरी करने आओगे ना, तब लोग कहेंगे अरे यार हाथ पाँव तो मारा कर, कम से कम कहाँ, मतलब प्रयास तो करा कर, कहीं हो सकता है लग जाए। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी होनहार बचपन से ही दिखाई देने लगता है। मैं तो नहीं था भाई। होनहार बचपन से दिखाई देना, होनहार क्या होता है? बचपन से दिखाई देना। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अभी आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है संधि, फिर उसके बाद प्रार्थना पत्र, फिर उसके बाद निबंध, फिर आज के लिए एंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज में चलो, आ गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट, रमेशा क्या हो जाएगा? रमाधन, रमाधन ईसा, रमेशा का क्या हो गया? रमाधन ईसा। बहुत ज्यादा पूछा अगर रमाधन ईसा, यानी ए की मात्रा ई हो जाएगा। इत्यादि क्या है? इत्यादि क्या हो जाएगा? इति धन आदि, इत्यादि,
ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि यानी यदि धन अपि, यद्यपि, यदि धन अपि, यद्यपि हो गया। सूर्योदय क्या है, सूर्योदय यानी सूर्य धन उदय, सूर्योदय सूर्य धन उदय। स्वागतम कई बार पूछा गया है ये भी, स्वागतम यानी क्या हो जाएगा, सुधन आगतम, सुधन आगतम। नयनम क्या हो जाएगा, ने धन अनम, नैनम, ने धन अनम, नैनम हो गया। परमार्थः क्या है, परमार्थः, इसका क्या हो गया, परम धन अर्थ, परमार्थः। अगला है भवनम, क्या है, भवनम, भो धन अनम, भवनम। नेक्स्ट है आपका नायकः, किसका, देख लो किसका, नायकः, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नायकः का क्या हो जाएगा, नय धन अकह, नायकः। फिर इसी प्रकार से है पावकः का भी, पावका का क्या हो जाएगा, पौ धन, जल्दी बता रहा हूँ भाई, टाइम बहुत कम बचा। पौ धन अकह, 1 घंटा 20 मिनट कम नहीं होता यार, ठीक है। पावका का क्या होगा, पौ धन अकह। हिमालय, हिमालय, हिम धन आलय। मध्वरि, मध्वरि, मध्वरि क्या हो जाएगा, मधु धन अरि। गायकः क्या है, गायकः, गय धन अकह, गायकः। विद्यालय बहुत पूछा गया आपको, क्लास 10th में भी पूछा गया रहा होगा, क्या हो जाए, विद्याधन, विद्याधन आलय। फिर क्या है, नरेंद्र, नरेंद्र सॉरी नरेंद्र, क्या हो गया इसका उत्तर, नर धनेन्द्र, नर धन इंद्र, नरेंद्र, ठीक है। महर्षि क्या है, महर्षि मतलब ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं सारा इंपॉर्टेंट है। महर्षि का क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, ऐसे तो लिखा जाता है ऋषि ना, ऋषि हा की मात्रा है, लिख दो, ठीक है। अब आ गया क्या, जयति, जयति का क्या हो जाएगा, जे धन आयति, ठीक है। साक्षरः, साक्षरा का क्या हो जाएगा, सा धन आक्षरः, ठीक है। तसेति, यही तसेति है ना, थे है, तथेति है भाई, तथा धन इति, तथा धन इति। और सदैव का आप बताइए, सदा धन एव हो जाएगा, जो कि बता रखा हूँ इस टाइप का, इसी टाइप का आएगा आपका, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो महत्वपूर्ण निबंध बता रहा हूँ, इसके पहले आपका आएगा प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, कौन इंपॉर्टेंट है और कैसे लिखना है, एक में सारा कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि 1 घंटा 22 मिनट हो गया यार, क्या बताया हूँ, फिर क्या बताऊँ बार बार ना। चलो 5 बता देता हूँ इसको, है ना। सबसे पहले आपको प्रदूषण, प्रदूषण पे पढ़ना है, और प्रदूषण में समस्या समाधान, समस्या और समाधान, एक का भी लिख के थोड़ा सा बताऊंगा, है ना, ज़्यादा नहीं। समाधान है, क्या लिख रहा हूँ फालतू में, ठीक है। अगला है वृक्षों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा, इसी में कितना हेडिंग लिखना है 9 नंबर के लिए, सब कुछ बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है आतंकवाद, आतंकवाद समस्या बताना है इसका और समाधान, ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद का समस्या और समाधान बताना है, और इसको एक बार पढ़ना है सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ज़्यादा कुछ। वर्तमान समय में नारी की स्थिति, वर्तमान समय में क्या है, नारी की स्थिति। 4 ही करोगे क्या, कि और एक आध दो बता दूँ, नहीं बताऊंगा, रहने देता हूँ ना, इतना बहुत है, 4 कर लेना। अब देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पहला लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे आगे प्रदूषण, ब्लैक पेन से लिखेंगे इसे, तो मैं ब्लैक पेन मेरा खत्म हो गया, तो मैं इसी से बता रहा हूँ।
प्रदूषण की समस्या सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। तो इसमें कम से कम 9 नंबर लाने के लिए 8 हेडिंग 7 हेडिंग चाहिए। सबसे पहला हेडिंग हर कोई में चाहे जो आ जाए प्रस्तावना रहना चाहिए, और एकदम लास्ट जो हेडिंग होना चाहिए उससे क्या होना चाहिए, एकदम लास्ट वाला उपसंहार होना चाहिए एकदम लास्ट में। इसके बीच में प्रस्तावना के बाद प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत प्रदूषण है, लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग लिखिए, पेज कम भरिए, 2 ही पेज में लिखेंगे और हेडिंग कम से कम 7 लिखोगे ना, 9 नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। ये 1.5 घंटे का था लगभग और कंप्लीट हो गया। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहे वीडियो में। पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ यार, सिर्फ निबंध छोड़ के। तो निबंध का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। चलो मिलते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।